हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। हमने DBMS से स्टार्ट किया था और उसमें हम 2 ही लेक्चर अभी तक कर पाए थे। पर अब से जो हम नेक्स्ट चीज़ें पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और थोड़ा सा डिले हो गया इसमें, पर उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, हम अभी इसको पूरा अच्छे से कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले चीज़ आज जो हम नई चीज़ स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा नॉर्मल फॉर्म। मैंने पहले पिछले वीडियो में बताया था कि हम इसके बाद जो है नॉर्मल फॉर्म पढ़ेंगे, ठीक है। जो DBMS के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है नॉर्मल फॉर्म, उस चीज़ को हम पढ़ने वाले हैं। अब नॉर्मल फॉर्म होता क्या है कि हम ये सेट ऑफ रूल्स है, एक तरह समझ लो कि कुछ रूल्स है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि किसी भी टेबल के अंदर या फिर जो हमारे डेटा होते हैं उसमें रिडंडेंट जो डेटा होता है उसको हमें हटाना होता है, ठीक है। अब रिडंडेंट डेटा मतलब क्या, मतलब रिपीटेटिव डेटा हो सकता है कि एक डेटा आपके पास पहले से थी, फिर आप कुछ तरह से उसको किसी अलग फॉर्म में आप वापस से उसको यूज़ कर रहे हो, है ना। तो हम उस चीज़ को हटाने के लिए नॉर्मल फॉर्म यूज़ करते हैं। नॉर्मल फॉर्म बेसिकली क्या है, सेट ऑफ रूल है। मैं यहाँ पे एक डेफिनेशन लिख देता हूँ, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म is a set of rules, ठीक है, is used to to reduce, okay, to reduce or we can say eliminate the redundancy, ठीक है। हम क्या करते हैं, सिंपली रिडंडेंसी को रिमूव करने के लिए हम नॉर्मल फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे, अब रिडंडेंसी भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। रिडंडेंसी का मतलब होता है इज अननेसेसरी, ठीक है। ये ध्यान रखना कि अननेसेसरी हमें ज़रूरत नहीं है और हम उस चीज़ का यूज़ करें ना, तो वो अननेसेसरी जो हमारे पास होते हैं डेटा, अननेसेसरी रिपीटेटिव, ठीक है, या फिर रिपीटेशन, वी कैन से रिपीटेशन ऑफ डेटा, ठीक है। ये हमारे पास हो गया नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन। इसके अंदर हमारे पास रिडंडेंसी क्या होती है, ठीक है। अब जो हमारे पास बहुत सारे रूल्स हैं उसमें से क्या है, बेसिकली जो इम्पॉर्टेंट है ना उसमें से हमारे पास 4 है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, देयर आर वेरियस वेरियस नॉर्मल फॉर्म्स, ठीक है। अब ये नॉर्मल फॉर्म पहला क्या है, हमारे पास फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म होता है, ठीक है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, आप NF मतलब नॉर्मल फॉर्म समझ लेना। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। उसके बाद थर्ड होता है हमारे पास थर्ड नॉर्मल फॉर्म, और फोर्थ जो होता है, जो ये हमारा होता है BCNF, ठीक है। BCNF, मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ। इसका मतलब होता है बस कोड नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। ये हमारा BCNF होता है, ठीक है। अब एक करके हम हर एक जो हमारे पास नॉर्मल फॉर्म है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। तो हमारा जो अल्टीमेट टास्क है वो क्या है, हमारा रिडंडेंसी को हटाना है ना। बस इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए जाना है। तो सबसे पहले आप एक यहाँ पे लाइन समझ लो, इसको नोट कर लो कि एवरी एवरी हायर, ठीक है, हायर नॉर्मल फॉर्म, एवरी हायर नॉर्मल फॉर्म कंटेन्स, ठीक है, कंटेन द लोअर नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। इसका मतलब अगर कोई भी टेबल हमारा या फिर कोई भी डेटा जो हमारा है वो अगर सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है, इसका मतलब वो ऑलरेडी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगा ही होगा, ठीक है। अगर वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है, इसका मतलब वो सेकेंड में होगा ही होगा। अगर BCNF में है, इसका मतलब वो थर्ड में होगा ही होगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना कि जो भी हायर है वो हमारे उसके लोअर नॉर्मल फॉर्म में होता ही होता है, ठीक है। ऐसे मैं लिख भी देता हूँ आपको याद रखने के लिए, इफ़ एन रिलेशन, ठीक है। आप ये चीज़ नोट करके रख लो, ये हमारा काम आने वाला है। आर इज़ इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, लेट सपोज कि ये सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है, दैट मीन्स इट इज़ ऑलरेडी इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, ठीक है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। सेम होगा हमारे लिए, यहाँ पे लिखो सेम फॉर थर्ड नॉर्मल फॉर्म एंड BCNF, ठीक है। अगर कोई BCNF में, इसका मतलब वो थर्ड में होगा, सेकेंड में होगा और फर्स्ट में भी होगा, ठीक है। अब हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। ये हमारा फर्स्ट, बहुत ही हम एक अलग सा एग्जांपल लेके चलेंगे, ठीक है। हम इस तरह से आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहते, तो बहुत ही इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या है कि हमारे पास लेट सपोज कि एक रिलेशन है, रिलेशन, मैं डेफिनेशन भी लिखते जाऊँगा और साथ में फिर एग्जाम्पल से समझा भी दूंगा। रिलेशन R इज़ इन वन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म
ठीक है, ए रिलेशन आर इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इफ़ एंड ओनली इफ़, ठीक है, अगर आर डज नॉट कंटेन्स एनी मल्टी वैल्यूड, ठीक है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, ठीक है। अब समझो इस चीज़ को, अगर हम हमारा एक रिलेशन आर को हम कह रहे हैं कि ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है, इसका मतलब उसके अंदर कोई भी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं है, ठीक है। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हमने पहले ही देख लिया था। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होता क्या है, अगर मान लो लेट सपोज मैं बदलता हूँ यहाँ पे कि मेरे पास एक रिकॉर्ड है, ठीक है, मैं यहीं पे एग्जांपल लेता हूँ नीचे में कि मेरे पास एक रिकॉर्ड है, लेट सपोज मेरे पास रोल नंबर, नेम, ठीक है, और हमारे पास कोर्स, ठीक है, कोर्स, ये हमारे पास 3 अलग अलग डेटा है किसी टेबल के लिए। अब इसके अंदर आप सब समझो कि रोल नंबर 1 के पास लेट सपोज इसका नाम कोड एक्स है, ठीक है, और इसके अंदर ये इसने 2 कोर्सेज में इनरोल कर रखे, सी एंड लेट सपोज जावा, ठीक है, हमारे पास 2 अलग अलग कोर्सेज में इसने इनरोलमेंट है इसकी। अब समझो ये जो वैल्यू है, अब एक सिंगल कोर्स के अंदर इसके पास 2 वैल्यूज है, सी एंड जावा, इसी को हम बोलते हैं मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, ठीक है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, ठीक है, एट्रीब्यूट, समझ आ गया। तो ये जो हमारा टेबल है ये हमारा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, नॉट इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। क्यों? क्योंकि इसके पास मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, ठीक है। अब इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, ठीक है, इससे पहले हम एक चीज़ और देखते हैं। इसका अगर हम दूसरा एग्जाम्पल समझे, इसका दूसरा डेफिनेशन वो हमारा हो जाएगा अ रिलेशन आर इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इफ़ एंड ओनली इफ़, आप दोनों में से कोई भी डेफिनेशन यूज़ कर सकते हो, ऑल एट्रीब्यूट ऑफ आर आर एटॉमिक, ठीक है। इसका मतलब अगर हमारे पास सिंगल है सारे, तो हम कह सकते हैं इसको, हमारा ये जो रिलेशन है इसको हम नाम देते हैं आर, ये हमारा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। तो ये जो हमारा फर्स्ट अभी एग्जांपल हम देखे इस आर के लिए, ये हमने देखा कि इसमें एक वैल्यू है जो मल्टी एट्रीब्यूट वैल्यूज है इसके अंदर, तो इसका मतलब ये हमारा टेबल जो है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। तो इसको हम लाएंगे कैसे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में? सिंपली ये बहुत ही फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से मतलब उसको ठीक करना बहुत ही आसान है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस आर को इसको अपडेट करेंगे, ठीक है। हम ये टेबल को अपडेट करेंगे, इसमें हमारा रोल नेम और कोर्स, ठीक है, ये हमारे पास 3 वैल्यूज़ थे, 3 एट्रीब्यूट थे। अब इसमें से हमारा ये जो रोल नंबर 1 था, ये इसका नाम कोडेक्स है, ठीक है, इस नेम के पर्सन जो है उसने सी में एनरोल किया है। साथ ही साथ ये जो पर्सन है, ठीक है, इसने क्या किया, ये सेम नेम है इसका, ठीक है, पर इसने जावा में भी इनरोल किया, ठीक है। तो अब समझ लो लाइब्रेरी में जैसे एंट्री बनती है, ठीक है, एक पर्सन आया एक बार कोडेक्स, उसने एक बुक निकाला, बुक इशू किया, वो हमारा सी है, फिर सेकेंड टाइम उसने जावा इशू किया, तो उसके पास दो एक से बुक इशूज हो गए। तो ऐसे हमें करना है। तो ये जो अब हमारा टेबल है, इसको हमने क्या किया, सिंपली मॉडिफाई करके इस तरह से बना दिया। इसको हम बोलते हैं कि हमने अपने टेबल को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं था, उसको हमने नॉर्मल फॉर्म में ला दिया। तो हम लिखेंगे आर इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। अभी आपको देख के लग रहा होगा यार ये तो ज़्यादा अच्छा था, मतलब इसके अंदर आप देखिए अगर आसानी से, तो हमने एक सिंगल लाइन में कर दिया, पर ये ऐसा नहीं है। अगर समझो आपके पास बहुत बड़ी टेबल होगी, है ना, और उसके बाद आप ट्रैक करना चाहोगे ना, उस टाइम पे हमें ये ज़्यादा ईजी पड़ता है कि हमने एक जो रोल नंबर 1 था, सॉरी यहाँ पे 1 ही आएगा, ठीक है, रोल नंबर 1 है, इसमें हमारा जो नेम है वो कोडेक्स है, इसने एक सी और एक जावा में इनरोल कर रखा है, तो ये खोजना ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। आप 2 कोर्सेज देखोगे और भी इसके कॉन्सिक्वेंसेस है, अभी आप जब आगे चलेंगे ना तो और भी समझ में आएगा कि हमें ये चीज़ करना क्यों ज़रूरी था, है ना। तो ये हमारा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का डेफिनेशन था और इस तरह से हम इसको अचीव कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हमने ला दिया, ठीक है। अब उसके बाद जो एक चीज़ हम हमेशा देखते हैं कि RDBMS जो होता है ना, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, हमने पहले देखा था, ये जो होता है ना, इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो हम इसको बोलते हैं, हम ये मान के चलते हैं ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगा ही होगा। मतलब रिलेशनल डेटाबेस जब हम बनाते हैं तो उसको हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में करके ही बनाते हैं, ठीक है। हम ध्यान में रखते हैं इस चीज़ को कि हम मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट का यूज़ ना करें, ठीक है। और ये जो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है, इसके अंदर ना रिडंडेंसी की लेवल जो होती है वो बहुत ही हाई होती है। आप अगर रिडंडेंसी लेवल आप चेक करोगे ना, तो मतलब रिडंडेंट डेटा हमारे पास जो है, अब ये इसको भी एक तरह से रिडंडेंट डेटा भी मान सकते हो, पर क्योंकि हमारा मेन मोटिव होता है कि हम जब इसको इजीली सॉल्व करते जाएं, हम BCNF तक लेके जाएं, थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक लेके जाएं, तब हमारा जाकर के ये पूरा सॉर्ट आउट हो जाता है। तो ये जो RDBMS के जो हम एक तरह समझ लेंगे हायरार्की, अगर हम समझे, तो सबसे ज़्यादा चांसेस होता है ना कि
हमारा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में बहुत ज़्यादा रिडंडेंसी हो, ठीक है, तो हम इसको सेम ऑर्डर में ही होता है, ये सबसे ज़्यादा जो रिडंडेंसी होती है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर होता है, उसके बाद सेकेंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर होता है, फिर हमारा थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर होता है, मतलब ये कम होते जाते हैं, ठीक है। और जब हमारा BCNF होता है वहाँ पे एकदम ही कम हो जाता है, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं इसको रिडंडेंसी लेवल, ठीक है। ये हमारे रिडंडेंसी का लेवल्स है, मल्टीपल लेवल्स, ठीक है। इसके बाद एक और चीज़, अब हमने नॉन ट्रिवियल FD शायद फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं देखी होगी, मतलब हमारे जो चांसेस होते हैं ना कि कहाँ पे हमारे पास जो पॉसिबिलिटी है रिडंडेंसी की, वो हम देख एक बार वो चीज़ चेक कर लेते हैं कि जो हमारे पास पॉसिबिलिटी है ना कि कहाँ कहाँ पे हमारे पास रिडंडेंसी आ सकती है, ठीक है। पॉसिबल रिडंडेंसी, ठीक है, कौन कौन से केसेस हैं उसके लिए। तो केस 1 हमारे पास आ जाता है कि लेट सपोज हमने प्रॉपर सबसेट निकाल लिया, ठीक है, कि हमारे पास एक प्रॉपर सबसेट है। ये चीज़ आप कहीं पे नोट करके रख लो, अभी अगर हो सकता है क्लियर ना हो ना, तो फिर जब हम सारे नॉर्मल फॉर्म खत्म कर लेंगे तो ये बहुत ही आपके लिए फ़ायदे वाली चीज़ हो जाएगी कि अच्छा याद रखना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। कि लेट सपोज कि प्रॉपर सबसेट हमारा है कैंडिडेट की का, किसी भी कैंडिडेट की का अगर प्रॉपर सबसेट हम निकालते हैं, ठीक है, हमने बता दिया था कैसे कैंडिडेट की का जो है प्रॉपर सबसेट निकालते हैं, ठीक है। तो केस ये हो गया कि अगर मान लो ये कैंडिडेट की का प्रॉपर सबसेट है, ठीक है, वो डिपेंडेंट है किसी नॉन प्राइम, ठीक है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हमें पता है, या फिर नॉन की जो हमारे प्राइमरी की या फिर जो भी की है कैंडिडेट की हो, उसके अंदर अगर उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मतलब वो अगर है ही नहीं उस चीज़ के अंदर, उस की के अंदर, तो उसको हम नॉन की या नॉन प्राइम की बोलते हैं ना, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट बोलते हैं। अगर किसी भी प्रॉपर सबसेट की डिपेंडेंसी किसी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट के अंदर होती है, तो इसका मतलब ये हमारे रिडंडेंसी काउज कर सकता है। ये हमारे कहाँ एलिमिनेट होता है, ये हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, हमारे एलिमिनेटेड बाय सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। ये आप ना शॉर्टकट समझ लेना, अभी हो सकता है आपको समझ में ना आए, ठीक है। हमने प्रॉपर सबसेट देखा था कैसे निकालते हैं, अगर मान लो कि ABCD हमारे पास एक रिलेशन है, ठीक है, इसके अंदर 4 एट्रीब्यूट है ABNCD, ठीक है। और डिपेंडेंसी लेट सपोज कि A से हम B को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे ही हमारे पास B को C से फाइंड कर सकते हैं। ये हमारे पास अलग अलग है, पर हमारे पास आप अब समझो कि यहाँ पे की एट्रीब्यूट क्या हो जाएंगे हमारे हमारे इसके अंदर। लेट सपोज मैंने बोला कि हमारा जो एट्रीब्यूट है, ठीक है, वो हमारे पास इस तरह से है कि कैंडिडेट की जो हमने बनाया वो ऐसे है A एंड D, ठीक है, A से हम B फाइंड कर लेंगे, B से हम C फाइंड कर लेंगे, तो हमारे पास AD, ठीक है। ये एक हमारे पास कैंडिडेट की है, ठीक है। अगर मान लो कि कोई ऐसा है कि प्रॉपर सबसेट हम इस कैंडिडेट की प्रॉपर सबसेट निकाल लिए, ठीक है, AD, ये हमारा प्रॉपर सबसेट यही है जिससे हम निकाल सकते हैं। अगर वो किसी भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट से लेट सपोज कि किसी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट से वो डिपेंडेंसी शेयर करता है, ठीक है। लेट सपोज कि हमारे पास नॉन प्राइम एट्रीब्यूट यहाँ पे क्या आ गए A B है, तो हमारे पास नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या है B एंड C। हमारे पास दो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है B एंड C, क्योंकि ये हमारे की के अंदर नहीं आ रहे ना, हमारे की के अंदर A और D आ रहा है, तो B और C हमारे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट बोल सकते हैं या फिर नॉन की एट्रीब्यूट बोल सकते हैं। तो हमारे पास अगर लेट सपोज कि इसका प्रॉपर सबसे एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, ठीक है, अच्छा एक कर ही देते हैं। लेट से यहाँ पे हमारे पास C से D की डिपेंडेंसी है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कैंडिडेट की आई A, हमने बोला अब A से ना किसी B में भी यहाँ पे डिपेंडेंसी है, A से B में डिपेंडेंसी है, और B जो हमारा वो नॉन की एट्रीब्यूट है, ठीक है, ये हमारा नॉन की है और ये हमारा प्रॉपर सबसेट है, ठीक है, कैंडिडेट की का प्रॉपर सबसेट है। तो यहाँ पे ये डिपेंडेंसी है, इसका मतलब ये हमारा रिडंडेंसी काउज कर सकता है। तो ये किससे एलिमिनेट हो जाएगा, ये हमारा सेकेंड नॉर्मल फॉर्म से। कैसे होगा वो हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही हमारे पास केस 2 है। ये अगर आपको समझ में ना आए तो उतना लोड नहीं लेना, अभी वो क्लियर हो जाएगा जब हम, मैंने बताया ना कि जब हम सेकेंड और भी सेकेंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म्स पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड हो सकता है टेंशन हमारे पास कि अगर हमारे पास कोई नॉन की एट्रीब्यूट है, ठीक है, नॉन की एट्रीब्यूट है और इसकी डिपेंडेंसी किसी नॉन की एट्रीब्यूट से ही हो, ठीक है, नॉन की एट्रीब्यूट। जैसे यहाँ पे देख लो आप, नॉन की हमारे पास क्या है, B भी नॉन की है और C भी हमारा नॉन की है, तो B और C के बीच में डिपेंडेंसी है, इसका मतलब ये हमारा रिडंडेंसी काउज कर सकता है। और ये हमें किस कौन एलिमिनेट करके देगा, यहाँ पे लिख देते हैं एलिमिनेटेड बाय थर्ड नॉर्मल फॉर्म, ठीक है, ये हमारा थर्ड नॉर्मल फॉर्म इसको हटाएगा।
ऐसे ही हमारे पास केस 3 है, इसमें क्या है कि अगर लेट सपोज कि हमने प्रॉपर सबसेट निकाला, ठीक है, प्रॉपर सबसेट ऑफ किसी भी एक कैंडिडेट की का, ऑफ वन कैंडिडेट की, ठीक है, और अगर उसकी डिपेंडेंसी होगी प्रॉपर सबसेट ऑफ अनदर कैंडिडेट की, प्रॉपर सबसेट ऑफ अनदर कैंडिडेट की, ये हमारा कौन एलिमिनेट करेगा, यहाँ पे आप समझ लो BCNF, ठीक है, ये हम समझेंगे, टेंशन मत लो आप उतना, ठीक है। हमारे पास 3 ऐसे अलग अलग केसेस हैं, ठीक है। अब यहाँ पे समझ लो कि हमारे पास ये हमने क्यों क्यों लिखा साइड में कि एलिमिनेटेड बाय सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, इसका मतलब हम अगर ऐसी कोई डिपेंडेंसी है तो वो हम कह सकते हैं कि वो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। सेम अगर कोई ऐसी डिपेंडेंसी, इसका मतलब हम कह देंगे वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। अगर ऐसी कोई डिपेंडेंसी तो हम कह देंगे कि कोई BCNF में नहीं है। तो ये एक आपके पास शॉर्टकट भी आ गया कि हम यहाँ से इस तरह से हम लिख सकते हैं कि सेकेंड नॉर्मल फॉर्म डज नॉट अलाउ केस 1 बट अलाउ केस 2 एंड 3, ठीक है। मतलब जो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म है वो हमारा केस 1 अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि हमें पता है कि यह प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की अगर हम किसी नॉन प्राइम की या नॉन की एट्रीब्यूट के साथ उसका अगर हमारा डिपेंडेंसी है तो वो हमारे सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिंपली इसका कंक्लूजन कि सेकेंड नॉर्मल फॉर्म जो है वो केस 1 अलाउ नहीं करता, पर केस 2 केस 3 हम नहीं जानते, वो आगे वाले नॉर्मल फॉर्म में सॉल्व होता है। इसका काम बस इतना ही होता है, ठीक है। आपको यही ध्यान रखना है, ये हमारा नॉर्मल फॉर्म इसलिए कन्फ्यूजिंग हो जाता है, लोगों को नहीं समझ में आता है, रीज़न यही होता है कि वो सोचते कि यहाँ पे हो गया अब आगे कैसे होगा, मतलब उसको लगा यार ये तो और कॉम्प्लिकेटेड हो गया। नहीं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं हुआ। अगर हमने सेकेंड नॉर्मल फॉर्म का बात ये है कि आपको कोई भी ऐसी डिपेंडेंसी नहीं रखनी जिसमें अगर हम प्रॉपर सबसेट निकालते हैं कैंडिडेट की का और वो किसी भी नॉन की के साथ अगर हमारा डिपेंडेंसी शेयर कर रहा है, इसका मतलब बस हमें, मेरा काम बस यही है सेकेंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर कि इसको हटाना है, बस आप उसको हटा दो, उसके बाद छोड़ दो, उसके बाद आगे का काम कौन करेगा, थर्ड नॉर्मल फॉर्म है, BCNF है ना। तो ये फिर आसान हो जाता है अगर आप इस तरह समझोगे तो। ऐसे ही हमारे पास थर्ड नॉर्मल फॉर्म है, वो हमारा अलाउ डज नॉट अलाउ केस 2 बट अलाउ केस 3, है ना। हमारा 2 सेम अगर हम BCNF की बात करते हैं, BCNF ये हमारा केस 3 को अलाउ नहीं करता, ठीक है। बाकी तो उसके आगे है ही नहीं कुछ, समझ आ गया। अब एक बार हम केस 1 को समझते हैं अच्छे से, उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ जाएंगे सेकेंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर। पहले इस चीज़ को हम क्लियर कर लेना तो ज़्यादा आसान होगा फिर, ठीक है। हमारे पास लेट सपोज केस 1 है। केस 1 में क्या हमने बोला, इस चीज़ को हम समझते हैं पहले कि लेट सपोज मेरे पास एक रिलेशन है ABCDE एंड F, ठीक है। यहाँ पे डिपेंडेंसी हमारी इस तरह से है कुछ कि AB जो है वो C से फाइंड, मतलब AB कैन फाइंड C, सेम C कैन फाइंड DF। मतलब यहाँ पे डिपेंडेंसी समझ लो कि एक कॉलम है C जिसकी डिपेंडेंसी किससे, B और D और F, ठीक है। फिर B से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, E को फाइंड कर सकते हैं। ऐसी डिपेंडेंसी होती है, ठीक है, आप इस चीज़ को समझो। उसके बाद हमारे पास लेट सपोज मैंने कैंडिडेट की निकाला इसमें से, और कैसे निकालते हैं आपको पता ही है। तो लेट सपोज मैंने निकाल लिया पहले से ही, और ये कैंडिडेट की हमारा AB है, ठीक है, क्योंकि हम AB से सारा कुछ फाइंड कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये प्रॉपर सबसेट निकालते हैं A का, तो प्रॉपर सबसेट इसका क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा B, ठीक है। अब हमने प्रॉपर सबसेट निकाला और अगर उसकी डिपेंडेंसी, अब हम चेक करते हैं कि B की डिपेंडेंसी कहीं है, हाँ B की डिपेंडेंसी हमारे पास E के साथ है, तो हमने E निकाला। ये हमारा प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की है, ठीक है, इस चीज़ को हम मानते हैं। और E जो हमारा है वो एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, क्योंकि की के अंदर, की जो हमारे पास है कैंडिडेट की उसके अंदर E नहीं है, इसका मतलब ये हमारा नॉन की एट्रीब्यूट है, ठीक है, ये चीज़ भी हम मानते हैं। तो जो हमारे पास, मैंने बोला था कि हमारे पास दोनों केसेस आते हैं कि हमारा ये प्रॉपर सबसेट ऑफ प्राइमरी की, प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की हो और ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो, इसके अंदर डिपेंडेंसी, उसका मतलब वो हमारे सेकेंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा केस हो गया। अब इस चीज़ को समझ गए, अब ये आपको और अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। तो यहाँ पे लिख दे इट इज़ अ प्रॉब्लम, ठीक है। अभी हम प्रॉब्लम समझते हैं, सॉल्यूशन कैसे होगा हमें पता है, ठीक है। अभी हम केसेस एक बार क्लियर कर लेते हैं, फिर हमारे पास सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा, ठीक है। हमारा केस 2 ये है, लेट सपोज मेरे पास एक डेटाबेस है, मतलब सॉरी टेबल है ABC, ठीक है, ये हमारे पास है। तो इसकी डिपेंडेंसी कुछ ऐसी है, A से B फाइंड होती है और B से C फाइंड होती है, ठीक है, छोड़ देते हैं।
कैंडिडेट की हमारे पास क्या निकल के आया, लेट्स सपोज कैंडिडेट की हमारा ए है, ठीक है। अब हम एक चीज़ चेक करते हैं, बी और सी को अगर हम देखें ध्यान से, तो बी जो हमारा है वो एक नॉन की एट्रीब्यूट है ना, नॉन की एट्रीब्यूट है, नॉन की एट्रीब्यूट। और सी जो हमारा है वो हमारा नॉन की एट्रीब्यूट, दोनों है नॉन की एट्रीब्यूट। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि अगर हमारे पास ये भी नॉन की, ये भी नॉन की, तो ये एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे भी लिखो इट इज़ अ प्रॉब्लम, है ना। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो हमारा थर्ड नॉर्मल फॉर्म बताएगा, ऊपर वाले को कैसे सॉल्व करेंगे वो हमारा सेकंड नॉर्मल फॉर्म बताएगा। सेम इसी तरह से हमारे पास केस 3 आता है, जिसमें लेट्स सपोज एक रिलेशन है ए बी सी एंड डी, और इसके अंदर डिपेंडेंसी कुछ ऐसी है, ए बी डी से हम सी डी फाइंड करते हैं और डी से हमारा ए फाइंड होता है, ठीक है। कैंडिडेट की हमारे अंदर लेट्स सपोज कि ए बी एंड डी बी है, ठीक है। और हमारे पास नॉन की एट्रीब्यूट क्या बच गया, फिर यहाँ पे लिख भी देते हैं, नॉन की एट्रीब्यूट हमारे पास सी बच गया। अब यहाँ पे हम देखें अगर, तो डी जो है वो हमारे ए को फाइंड करता है, और डी हमारा क्या है, ये प्रॉपर सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है ना। हमारे पास दो कैंडिडेट की चाहिए था ना इस पर, तो प्रॉपर सबसेट है यहाँ पे इसका, इस वाले कैंडिडेट की का, और ए जो हमारा है वो प्रॉपर सबसेट है इस वाले कैंडिडेट की का। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि ये भी एक प्रॉपर सबसेट है, प्रॉपर लिख देता हूँ, प्रॉपर सबसेट, ठीक है। ये प्रॉपर सबसेट है एक कैंडिडेट का, ये दूसरे का प्रॉपर सबसेट है। अगर हमने बताया कि अगर एक प्रॉपर सबसेट दूसरे प्रॉपर सबसेट को डिपेंडेंट है, इसका मतलब इट इज़ अ प्रॉब्लम। और ये सॉल्व किससे होगा, ये हमारा BCNF से होगा, और कैसे होगा वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा समझ लो कि इस तरह से ये तीनों केसेस को समझने थे, ठीक है। अब ये पार्शियल डिपेंडेंसी, फुली डिपेंडेंसी, ये सब हमने देख लिया था पहले कि पार्शियली डिपेंडेंट अगर हम बोलते हैं, फुली डिपेंडेंट बोलते हैं। इसको हम और अच्छे से समझना चाहें अगर पार्शियल डिपेंडेंट क्या होता है, तो लेट्स सपोज मेरे पास इस चीज़ को भी हम समझते जाते हैं, ठीक है। पार्शियल डिपेंडेंसी आपने कहीं, आप अभी नहीं सुने तो आप सुनोगे आगे, मैं ही यूज़ करूँगा। तो इससे पहले हम इस चीज़ को समझ लेते हैं, एक पार्शियल डिपेंडेंसी होती है, एक फुली डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो हम पहले पार्शियल डिपेंडेंसी को समझते हैं, पार्शियल डिपेंडेंसी होती क्या। आपको इसकी बुक्स में आप अगर देखना चाहो तो आपको डेफिनेशन पता चलेगा कि लेट सपोज ए बी कैन फाइंड सी, ठीक है। ये एक पार्शियल डिपेंडेंसी है, इसे पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी या डिपेंडेंसी बोलते हैं, ठीक है। डिपेंडेंसी इफ ए डिपेंडेंट ऑन सी एंड बी डिपेंडेंट ऑन सी, और ठीक है। इसका मतलब अब समझो कि हमने ए बी का दोनों का यूज करके सी फाइंड किया, पर हम इसको पार्शियल बोलेंगे अगर हमारे पास एक ऐसी डिपेंडेंसी भी होगी जिससे हम ए से बस एक सिंगल ए का यूज करके सी फाइंड कर सके, या फिर सिंगल बी का यूज करके सी फाइंड करें, तो हमें ये इन दोनों की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। तो हम इसको कहते हैं कि ये पार्शियली डिपेंडेंट है, इसको जरूरत थी नहीं, यहाँ पे हम इसको कर सकते थे, समझ आए। इसलिए हम इसको पार्शियल डिपेंडेंसी बोलते हैं कि हमारे पास ए बी से हम यहाँ पे सी फाइंड कर रहे थे, पर हम किसी एक का भी यूज़ करते हैं, लेट्स सपोज ए का यूज़ करके हम सी फाइंड कर ले रहे हैं, या फिर बी का यूज़ करके सी फाइंड कर ले रहे हैं, तो हम इस ये दोनों की डिपेंडेंसी डालनी जरूरी है थी नहीं यहाँ पे, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं ये पार्शियली डिपेंडेंट है, ठीक है, समझ आ गया। अब ये फुली डिपेंडेंसी अगर हम बात करें, लेट्स सपोज कि हमारे पास एक फुली डिपेंडेंसी को भी समझे हम, फुली डिपेंडेंसी, ठीक है। फुली डिपेंडेंसी का मतलब लेट्स सपोज हमने ए बी से सी को फाइंड किया, ठीक है, पर हमारे पास कोई ऐसी है नहीं कि लेट्स सपोज कि मैं ए से सी को फाइंड कर सकूँ या फिर बी से सी को फाइंड कर सकूँ, ठीक है। और अगर हमने मान लो दोनों में से किसी एक को रिमूव कर दिया, लेट्स से मैंने ए को रिमूव कर दिया तो हमारे पास ऐसी डिपेंडेंसी हो जाएगी, या फिर हमने बी को रिमूव किया तो ए डिपेंडेंट ऑन सी, ऐसा हो जाएगा। पर ये अकेले फाइंड नहीं कर सकता, या फिर ये अकेले फाइंड नहीं कर सकता। हम कह सकते हैं कि अगर किसी एक का भी रिमूवल हम इस वाले लेफ्ट साइड वाले जो वैल्यू है इसमें से हम किसी एक को भी रिमूव कर दें, ए को रिमूव कर दें या बी को रिमूव करते हैं, तो सी को फाइंड नहीं किया जा सकता, तो हम बोलेंगे ये फुली डिपेंडेंट है, हमें दोनों चाहिए तभी हम सी को फाइंड कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। समझ आया। लेट सपोज कि एक पर्सन है, वो किसी पर्टिकुलर एड्रेस से बिलोंग करता है, ठीक है। लेट सपोज इस पर्सन का नेम जो है वो कोडेक्स है, ठीक है, और एक और पर्सन वहीं पे रहता है जिसका जो भी वो भी हमारे पास वहाँ पे कोडेक्स ही उसका नेम है, ठीक है। और हम ये जानना चाह रहे हैं कि उसके एड्रेस कहाँ पे है, ठीक है। तो हमने देखा एड्रेस, अब हमें यहाँ पता कैसे चलेगा कि ये कोडेक्स कौन है, ये कोडेक्स कौन है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सरनेम यूज कर लेंगे, लेट्स सपोज, ठीक है, सरनेम यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम सरनेम को यूज कर लें या, ठीक है, तो ये हमारा सरनेम है,
तो हम क्या करेंगे, इस कोडेक्स का सरनेम को हम दोनों को कंबाइन करने के बाद हम उसका एड्रेस बता सकते हैं। अच्छा, आप जो जिस पर्सन का नेम बोल रहे हो उसका सरनेम भी बताओ और कोडेक्स नेम भी बताओ। तो वो बोलेगा अच्छा कोडेक्स है और सरनेम लेट्स सपोज KP है, और एक और है सरनेम उसका लेट्स सपोज RP है। तो हमें पता नहीं चलेगा ना। अब यहाँ से हम अच्छे से समझ आ सकता है कि अगर जो जो भी हमें बताया उसने बताया कि अच्छा वो कोडेक्स है, उसका सरनेम जो वो KP है, तो हम सिंप्लीफाइन करके और उसका एड्रेस बता सकते हैं। अगर हम मान लो कि हम सरनेम हटा देते हैं, ठीक है, और हम बस इससे फाइंड करते हैं, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि अच्छा एड्रेस अब यहाँ पे हो सकता है कि दो ही है, हो सकता है 4 हो अलग अलग पर्सन कोडेक्स नेम से। तो हम इसको फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। सेम अगर मान लो कि हमने यहाँ पे नेम को हटा दिया, तो लेट्स सपोज KP करके और किसी पर्सन का नाम होगा, लेट्स सपोज कोड, और इसका जो सरनेम होगा इसका भी ना सरनेम KP है। तो अब यहाँ पे फाइंड करना पॉसिबल नहीं है ना कि दोनों को कैसे। तो हम क्या करेंगे, नेम और सरनेम दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे तभी जा करके हमारा एड्रेस मिलेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये फुली डिपेंडेंट है। यहाँ पे डिपेंडेंसी जो फुली डिपेंडेंसी है, ठीक है, समझ आ गया। तो ये इस तरह से पार्शियल डिपेंडेंसी और फुल डिपेंडेंसी में डिफरेंस होता है, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, तो हम क्या करेंगे ना कि ये पार्शियल डिपेंडेंसी फुल डिपेंडेंसी आपको समझ में आ गया। अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो जो हम देखेंगे उसमें हम सेकेंड नॉर्मल फॉर्म पढ़ेंगे, फिर हम ऐसे ही थर्ड नॉर्मल फॉर्म अलग से बना लेंगे, क्योंकि इतनी लंबी लंबी वीडियो फिर आप बोर हो जाते हो। तो हम क्या करेंगे, पहले इस फर्स्ट को आप समझो। फर्स्ट में ये जो हमने दो अलग अलग टर्म यूज़ किए, फर्स्ट फुल डिपेंडेंसी और पार्शियली, इन दोनों को समझो। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, फिर एक और वीडियो आएगी जिसमें थर्ड, और उसके बाद आएगी उसमें BCNF पढ़ेंगे, और एक एक करके हम इन तीनों को ख़त्म करते हैं, फिर आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।